न्यूजीलैंड टीम को शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दिन ये टीम भारत की सरजमी पर नंगा नाच कर रही थी। इनके खिलाड़ी बिना किसी चीज की परवाह किए सारी हदें पार कर दिए थे। हर गेंद के बाद फालतू की अपील करते, खिलाड़ियों को बेवजह ललकारते, और इतना सब बस इसलिए क्योंकि इन्होंने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह कूटा था। इतनी बेरहम पिटाई किए थे कि गेंदबाजों का आत्मविश्वास खाक में मिल गया था और भारत के सामने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया जो लगभग 400 के बराबर माना जाता था, क्योंकि उस दौर में टीमें 300 रन नहीं बना पाती थी। जवाब में जब भारतीय टीम टारगेट का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम के टॉप के सभी खिलाड़ी 100 रनों के भीतर ही चलते बने और उसी के खुशी जश्न जवानी के जोश में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने यूसुफ पठान को ललकार दिया। फिर क्या, हमेशा शांत रहने वाले पठान ने चौको छक्कों की सुनामी लाके उसका जवाब दिया। उस एक पठान के सामने पूरी न्यूजीलैंड टीम हाथ जोड़ने लगी, उनके गेंदबाज ना मारने की गुहार लगाने लगे, लेकिन पठान ने उनकी एक न सुनी और उनकी ईंट से ईंट बजा दिया। उस एक पारी ने पठान को क्रिकेट का महामानव बना दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसी खतरनाक विस्फोटक पारी कहीं मिस न हो जाए। साल 2011 में इंडिया न्यूजीलैंड आमने सामने होती हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गप्टिल की जोड़ी मैदान पर आती है। वहीं भारत के लिए पहला ओवर जहीर खान लेकर आते हैं। ये दोनों ही ओपनर पहली गेंद से प्रहार करने के लिए विख्यात थे, लेकिन जहीर खान ने इन दोनों को शांत रखा। पर एक वाइड के चलते चौका आ गया, जिससे पहले ओवर से 8 रन आ गया, परंतु दूसरे ओवर में बाउंड्री की झड़ी लग गई, क्योंकि मार्टिन गप्टिल ने प्रवीण कुमार की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर उनकी औकात बता दिया और फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर मैकुलम को स्ट्राइक पर ला दिया और फिर मैकुलम ने प्रवीण कुमार को इतना करारा चौका लगाया कि उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि पारी के दूसरे ही ओवर में ऐसे आगे निकल कर कौन ही शॉट मारता है। इसके बाद मैकुलम ने जहीर खान के खिलाफ भी ऐसा तेवर अपना दिया, जिससे जहीर सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरह से क्रीज से बाहर आकर वो शॉट लगा रहे थे उसने जहीर के रिदम को तोड़ दिया था। अभी तक तो सिर्फ चौके आ रहे थे, परंतु मैकुलम ने प्रवीण कुमार को अगले ओवर में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया। 6 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 42 रन होता है। दोनों जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे मानो किसी गली के गेंदबाज को खेल रहे हों। अपने तेज गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह पीटता देख गौतम गंभीर ने रविचंद्रन अश्विन के हाथ में गेंद थमा दिया ताकि इन दोनों पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन अश्विन को सामने देखते ही ये दोनों इस तरह झपट पड़े मानो ये दोनों भूखे शेर हों और इसी शिकार का इंतजार कर रहे थे। अश्विन के धुनाई के बाद आशीष नेहरा को भी आड़े हाथ ले लिया। पहले 10 ओवरों में ही भारतीय टीम की गेंदबाजी घुटने पर आ चुकी थी। अब हालत इतनी खराब हो गई कि गंभीर के पास गेंदबाजी का ऑप्शन ही नहीं बचा था। गौतम की गंभीर चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पहले तो उनके तेज गेंदबाज पूरी तरह से बेबस हो गए, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी फ्लॉप हो गए। परंतु हताश गेंदबाजों का हौसला युवराज सिंह ने गप्टिल का एक बेहतरीन कैच पकड़कर बढ़ाया। उस वक्त भारतीय टीम में विराट कोहली, सुरेश रैना और युवराज सिंह 3 ऐसी कड़ी थी जिनको फील्डिंग का रीढ़ माना जाता था। इनके आसपास से गेंद नहीं निकल पाती थी। ये टीम के ऐसे खिलाड़ी थे जो बैटिंग बॉलिंग के बाद अपने फील्डिंग से मैच पलटने का दम रखते थे। खैर, 62 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया। मार्टिन गप्टिल 30 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब भारतीय गेंदबाजों के पास वापसी करने का सुनहरा मौका था, क्योंकि अभी अभी एक नया खिलाड़ी पिच पर आया था, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम को स्ट्राइक से दूर रखना था और जब भी वो बैटिंग करने आ रहे थे चौकों की बरसात कर देते थे। उसी बीच आशीष नेहरा ने जेमी हाउ को स्लिप में कैच करवाकर न्यूजीलैंड को 70 के स्कोर पर दूसरा झटका भी दे दिया। यहाँ पर ऐसा लगा भारतीय टीम कुछ हद तक मैच में वापसी कर लेगी, लेकिन इनके जाने के बाद क्रीज पर आया रॉस टेलर। भारतीय टीम ने 2 विकेट जरूर गिराए थे, लेकिन ब्रेंडन मैकुलम का तोड़ नहीं मिल पा रहा था। तभी आशीष नेहरा ने सोचा कि क्यों ना गेंद मैकुलम के शरीर पर डाला जाए, और नेहरा ने ऐसा कई बार किया, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच नेहरा ने मैकुलम को स्लेज भी किया, पर मैकुलम ने हंसकर टाल दिया और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर नेहरा ने जबरदस्त जश्न मनाया मानो उन्होंने बड़ी मछली फंसा ही लिया हो। पर अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दे दिया और नेहरा की पल भर की हंसी मातम में तब्दील हो गई। और फिर क्या, उसके बाद फिर से पिटाई जारी हो जाती है। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर तेजी से 100 रनों के करीब पहुंच रहा था। मैकुलम इतने घातक विस्फोटक खिलाड़ी थे जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते थे तो दूसरी इनिंग में सामने वाली टीम पूरी तरह से हताश निराश होकर बल्लेबाजी करने आती थी। यानी मकल्लम को आउट करना बेहद ही जरूरी था और तभी 42 की निजी स्कोर पर अश्विन ने उनको अपनी जाल में फंसा लिया।
भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना बड़ा विकेट था। मैकुलम के जाने के बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद होते हैं और न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 102 रन होता है। यहाँ से रनों की गति में थोड़ा ब्रेक लगा, परंतु ब्रेंडन मैकुलम ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी कि 100 रन इतनी तेजी से बन गए थे कि इन दोनों बल्लेबाजों के पास भरपूर मौका था पिच पर समय बिताने का और ये दोनों ने भरपूर फायदा उठाया और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। अब 24 ओवर की समाप्ति पर इनका स्कोर 134 रनों तक पहुंच जाता है। अब यहां से दोनों ने अटैक करने का मन बनाया और सबसे पहले निशाना बनाया युवराज सिंह को। आगे निकलकर सामने की तरफ लंबा छक्का मार दिया। चौथे विकेट के लिए रॉस टेलर ने स्कॉट के साथ मिलकर 75 रनों की पार्टनरशिप कर दिया था, जिसकी वजह से अब समस्या भारतीय टीम की बढ़ रही थी। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए गौतम गंभीर ने यूसुफ पठान के हाथ में गेंद थमाई। यूसुफ पठान एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने गेंद से भी मैच पलटने का दम रखते थे और बल्लेबाजी से तो क्या ही कहना, आज उनका ही जलवा आप देखने वाले हैं और ऐसा जलवा देखेंगे जो उनके करियर की सबसे यादगार ऐतिहासिक पारी है। अब जब यूसुफ पठान गेंदबाजी कर रहे थे उनको भी एक चौका पड़ गया, लेकिन फिर पठान ने वापसी करके स्कॉट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट के बाद ऐसा लगा न्यूजीलैंड टीम यहां से मुश्किल से 100 रन ही बना पाएगी, क्योंकि 30 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 170 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। परंतु अब आगे कुछ ऐसा होने वाला था किसी को भरोसा ही नहीं था। अब मैदान पर जेम्स फ्रैंकलिन आते हैं। शुरुआत में संभल कर खेला और धीरे धीरे स्कोर को 200 रनों तक पहुंचाया, लेकिन जब वो एक बार शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिए। 37 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर 210 रनों पर 4 विकेट होता है। तभी अश्विन ने रॉस टेलर को आउट करके गेम में दोबारा से पकड़ मजबूत कर लिया। सबको लगा भारत के गेंदबाजों ने बेहतरीन काम किया है, अब न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर के अंदर ही रोक देंगे और सभी यही अंदाजा लगा रहे थे कि न्यूजीलैंड टीम मुश्किल से 260-70 रनों तक ही पहुंच पाएगी। परंतु तभी कुछ ऐसा होता है जिसने भारतीयों की रूह कपा दिया और अब मैदान पर आए डेनियल विट्टोरी आते ही चौका लगाते हैं। उसके बाद दोनों ने मिलकर आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया और इन दोनों ने मिलकर 40 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को 229 रनों तक पहुँचा दिया। तभी यूसुफ पठान ने कुछ ऐसा किया जिसे देख शेर भी शर्मा जाए, क्योंकि यूसुफ पठान की गेंद पर फ्रैंकलिन ने कैच उठा दिया और पठान कैच पकड़ने गए, शायद पकड़ भी लेते यदि बीच में विक्टोरी नहीं आते। इसी की वजह से यह कैच छूट गया। इसके बाद पठान का गुस्सा देखने लायक था और जब यूसुफ पठान ने डेनियल विक्टोरी को बोल्ड किया तो पिछली गेंद का गुस्सा देखिए, उनका ये जश्न देखिए, मानो उन्होंने बहुत ही बड़ा विकेट ले लिया हो। लेकिन पठान ने ऐसा एग्रेसिव जश्न इसलिए मनाया क्योंकि विक्टोरी की वजह से ही फ्रैंकलिन का कैच छूट गया था और उसी कैच ने इस मैच के मोमेंटम को पूरी तरह से बदल दिया। खैर, यहाँ 43 ओवरों का खेल खत्म हो गया था। न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 249 रनों पर 6 विकेट होता है। फिर यूसुफ पठान ने अगले ही ओवर में एक और डंडा उखाड़ दिया और बहुत ही एग्रेसिव जश्न फिर से मनाया। यूसुफ पठान ने ऐसी जबरदस्त वापसी करा दिया कि ऐसा लगा अब न्यूजीलैंड टीम कितने रन ही बना पाएगी। हर कोई बस इसी सोच में डूबा था कि हमने तो दबाव बना लिया है। तभी जेम्स फ्रैंकलिन ने 51 गेंदों पर अपनी लगातार दूसरी 50 लगा दिया, परंतु अभी तो आने वाले तूफान से हर कोई अनजान था। रविचंद्र अश्विन 46वें ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 225 रन होता है और 7 विकेट गिर चुका था, लेकिन 46वें ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और फ्रैंकलिन ने छक्का मारकर आने वाली तबाही का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसके बाद तो बस बाउंड्री आ रही थी, वो भी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से। फ्रैंकलिन अपने 85 की बात को ज्यादा ही आक्रामक हो गया था। इन दोनों की बेहद ही आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से न्यूजीलैंड का स्कोर 49 ओवर की समाप्ति पर 295 रनों तक पहुंच जाता है। अब आप ही सोचिए, पहली पारी का आखिरी ओवर चल रहा है, दूसरी टीम 295 रन बना चुकी है, तो सामने वाली टीम यही सोचेगी कि मैं इस टीम को 300 के अंदर कैसे भी करके रोक दूं। पहला टारगेट हर किसी गेंदबाज का यही होगा और भारत के लोगों ने भी यही सोचा था, परंतु आशीष नेहरा के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा इस बात को किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब आशीष नेहरा ने पहली गेंद डाली तो उस पर सिंगल आया। ऐसा लगा आशीष नेहरा सही लाइन पे चल रहे हैं, परंतु अब दूसरी गेंद के लिए नेहरा के सामने फ्रैंकलिन का चैलेंज था और जब नेहरा ने अपनी ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर जोरदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के बाद ऐसा लगा कि नेहरा अब कुछ तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लेकिन फिर जब नेहरा ने तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी एक झन्नाटेदार सिक्स मार दिया
आशीष नेहरा पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे, मानो भगवान के भरोसे ही वो गेंदबाजी करने लगे। भारतीय खिलाड़ियों की हताश चेहरे सब कुछ बयां कर रहे थे कि आज पूरे मैच में क्या ही हुआ है। और फिर जब नेहरा ने इस ओवर की चौथी गेंद भी डाली, उस पर भी एक चौका आ गया। मानो भारत की किस्मत भी आज इनसे रूठ चुकी हो। फ्रैंकलिन बहुत ही तेजी से 68 गेंदों में 97 रनों तक पहुँच जाते हैं। इस ओवर से पहले किसी को यह भरोसा नहीं था कि फ्रैंकलिन अपना शतक बना सकते हैं, परंतु अब वो केवल एक शॉट दूर होते हैं। लेकिन आखिरी गेंद पर केवल सिंगल ही आ सका। इस तरह न्यूजीलैंड टीम आखिरी ओवर में 22 रन कूद देती है। आशीष नेहरा के साथ साथ भारतीय टीम और ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि मोमेंटम भी न्यूजीलैंड के साथ गया था। क्योंकि आखिरी ओवर में 22 रन आना और टारगेट 315 रनों का था। इसको देखने के बाद हर कोई हताश ही हो जाएगा, और ठीक भारत के साथ ही ऐसा ही हुआ। ऐसे में भारत के सामने 316 रनों का विशाल टारगेट मिल चुका था, जो भारत के लिए जीतना असंभव था, क्योंकि इस दौर में पहली इनिंग में 300 रन बड़ी मुश्किल से बनते थे। अगर बनते थे तो कभी कभार ही बनते थे, लेकिन दूसरी पारी में चेस होना तो किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। और यह बात तो आपको भी पता है कि चमत्कार हर रोज नहीं होता, परंतु शायद वो चमत्कार का दिन आज ही था। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल अपना काम करने आए, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना काम पूरा करें, ताकि हमें हिम्मत मिल सके और आपके लिए हम ऐसी ही दमदार वीडियो लाते रहें। तो वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से काइल मिल्स पहला ओवर लेकर आए, और जब काइल ने पहली गेंद डाली तो पता लग गया कि भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किलें पड़ने वाली है। लेकिन पार्थिव पटेल ने दूसरे ओवर में चौका लगाकर अपने इरादे भी साफ कर दिया कि हम भी मैच खेलने नहीं, मैच जीतने आए हैं। परंतु न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इतनी शानदार गेंदबाजी करी कि ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 4 ओवरों में दबाव में दिखे, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर केवल 10 रन ही होता है। 5वें ओवर में पार्थिव पटेल ने आक्रामक अंदाज दिखाया और 2 शानदार बाउंड्री मारकर दबाव को कम करने का प्रयास किया। छोटे कद के पार्थिव न्यूजीलैंड की सोच से ज्यादा आक्रामक दिख रहे थे। उनके साथ ही गौतम गंभीर भी चौके लगाने लगे। पल भर में रनों की गति बढ़ने लगी थी, परंतु अभी तो शुरुआत थी। भारतीय टीम को 316 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए जैसी शुरुआत की जरूरत थी, जो उम्मीद लेकर ये दोनों भारतीय ओपनर मैदान पर उतरे थे, उस उम्मीद पर खरे उतरे थे। यानी भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था, अब रनों की बरसात करना जरूरी था। परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ कि भारत मैच में बहुत ही पीछे चला गया। भारतीय टीम ने 10 ओवरों में 67 रनों पर कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन तभी गौतम गंभीर 27 रन बनाकर आउट हो गई, और यहीं पर सारा खेल पलट गया, क्योंकि अब मैदान पर आए विराट कोहली। उस वक्त विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, उभरते सितारे थे। हर किसी को भरोसा था कि विराट कोहली नया उभरता सितारा आज टीम को जरूर संभालेगा, और आते ही एक पुल शॉट खेलने गए और अपना विकेट दे बैठे। इसी ओवर में लगातार 2 विकेट गिर चुका था। उसके बाद न्यूजीलैंड का जश्न देखिए, मानो उन्होंने इस मैच को यहीं पर जीत लिया हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले कप्तान गौतम गंभीर, फिर उसके बाद विराट कोहली भारत की उम्मीद माने जाने वाले पवेलियन जा चुके थे। इन दोनों के जाने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। अब पूरी उम्मीद इन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे, और बिना इनके अच्छे बल्लेबाजी के भारत यह मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद पार्थिव पटेल ने अब पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 1 ओवर में 2 विकेट जाने से दोनों ने संभल कर बैटिंग करना शुरू कर दिया था, परंतु भारत के सामने तो टारगेट पहाड़ जैसा था, तो रुकने थमने का मौका ही नहीं था, और ऐसे में तेज खेलना बेहद ही जरूरी था। तभी युवराज सिंह ने अपना हाथ खोला और गैप में एक बेहतरीन चौका लगाया। यहाँ भारत का स्कोर 12 ओवरों में 81 रन हो चुका था, और जब युवराज सिंह एक बार शुरू होते थे तब वो रुकने का नाम नहीं लेते थे, और एक बार फिर से उन्होंने बेहद ही लंबा छक्का मारकर आने वाले तूफान का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस शॉट के साथ बता दिया कि यदि युवराज सिंह है तो न्यूजीलैंड इस मैच को जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। परंतु किसी को नहीं पता था कि अभी तो भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हर कोई युवराज के इस शॉट की सराहना कर रहा था, परंतु किसी को अंदेशा भी नहीं था कि अभी मातम छाने वाला है। उसी बीच पार्थिव पटेल ने 50 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लिया। छोटे कद के पार्थिव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को मैच से धकेले रखा। 17 ओवरों तक भारतीय टीम ने 100 रन बना लिया था। ऐसा लगा भारतीय टीम मैच में बनी हुई है, क्योंकि युवराज सिंह मैच विनर अभी भी क्रीज पर खड़ा था, और वहीं पार्थिव पटेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहीं पर बहुत ही बड़ा झटका लगा। युवी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो मैच को मजाक बना सकते थे, लेकिन वो सिंगल लेने के लिए एक शॉट खेले, पर वो गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली गई और युवराज सिंह आउट हो गई।
यह भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, या यूं कहें यहीं पर भारतीय टीम ने हार मान लिया था। खैर, युवराज सिंह के जाने के बाद रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। उस वक्त रोहित मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे और जब उन्होंने पहली गेंद का सामना किया तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार आउट होने की अपील किया, पर अंपायर ने आउट नहीं दिया। जिस तरह से विक्टोरी अंपायर पर दबाव बना रही थी, उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो क्रिटिकल मामला है। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि यह बहुत ही बड़ा इनसाइड एज था, यानी यह न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का दोगलापन था। उनका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रहा था कि वो अब इस मैदान पर क्या करना चाह रहे हूँ। वो मजाक कर रही थी, खिलाड़ियों का मजाक बनाना चाह रही थी, क्योंकि अब उनकी जीत तो पक्की हो चुकी थी उनकी नजरों में। इसीलिए वो बार बार रोहित के खिलाफ आउट होने की अपील करने लगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। रोहित शर्मा के साथ ब्रेंडन मैकुलम मजाक कर रहे थे, जिससे रोहित को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी टीम मुश्किल में थी। और फिर उसी बीच पार्थिव पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट दे बैठे। एक सेट खिलाड़ी भी पवेलियन जा रहा था। पार्थिव पटेल 53 रन बना सके। भारतीय टीम 108 रनों पर 4 विकेट गंवा देती है। न्यूजीलैंड टीम जो बार बार दबाव बना रही थी और अपील कर रही थी, उसका फायदा पार्थिव पटेल के रूप में विकेट मिल गया। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लगातार पागलों की तरह भौंक रहे थे। रोहित शर्मा के खिलाफ हर गेंद पर आउट करने की डिमांड करने लगी। पूरी दुनिया भारत की हार मान बैठी थी, लेकिन अब जो खिलाड़ी मैदान पर आया था उसी ने इतिहास बनाया। यदि आपको पूरी दुनिया हारा हुआ कहे, लेकिन आपकी हार तब होती है जब आप अंदर से हार जाते हैं, जब आप खुद से हार जाते हैं। और यहीं पर यूसुफ पठान ने, उनके आत्मविश्वास ने पूरी दुनिया को करारा जवाब दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम जो नापाक हरकत को अंजाम दे रही थी, यूसुफ पठान उसे बहुत ही बारीकी से देख रहे थे। अब यहाँ पर एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डालिए। 23 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 120 रन होता है और 4 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 27 ओवरों में 196 रन बनाना था, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यूसुफ पठान अभी अभी क्रीज पर आए थे। तो वहीं रोहित शर्मा 18 गेंदों में केवल 9 रन बनाए थे। तो भला कौन यहाँ से मैच जीतने की उम्मीद कर सकता था। और यदि मानो ये दोनों कुछ अच्छा खेल भी दें, यदि इनमें से कोई भी आउट होता तो मैच आसानी से हार सकते थे। मैदान भी धीरे धीरे खाली होने लगा। उसी बीच रोहित शर्मा ने एक छक्का लगाकर खत्म होती उम्मीदों को थोड़ा जिंदा किया, लेकिन टारगेट बहुत ही दूर था। इसको देखते हुए रोहित शर्मा और यूसुफ पठान ने बड़े बड़े शॉट्स लगाने का डिसाइड किया। अगले कुछ ओवरों तक दोनों ने अपने हाथ खोल दिया था। बावजूद उसके न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत आगे थी। अब 30 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार जा चुका था। 5वें विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। यहाँ से भारतीय टीम को अगले 20 ओवरों में 152 रनों की जरूरत होती है, जो उस दौर में बहुत ही मुश्किल होता था। साथ में भारत ने अपने 4 विकेट भी गंवा दिया था, परंतु अब तक हर कोई अनजान था आने वाले तूफान के बारे में। रनों का ऐसा सैलाब आया, चौको छक्कों का ऐसा तूफान आया कि न्यूजीलैंड के गुरूर पर मूत दिया, क्योंकि 31वें ओवर में यूसुफ पठान ने विक्टोरी को छक्का जड़कर अपने टारगेट की तरफ बढ़ने का अंदेशा दे दिया और यह ऐलान कर दिया कि न्यूजीलैंडियों रोकना है तो रोक सको, तुम में औकात है तो हमें रोक के दिखाओ, हम तुमको इसी तरह मारेंगे। क्योंकि कुछ देर पहले यही न्यूजीलैंडी यूसुफ पठान को ललकार रहे थे। उस वक्त यूसुफ पठान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अब वक्त आ चुका था कतरा कतरा का बदला लेने का। जिस गति से ये दोनों चौके छक्के लगा रहे थे, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो अगर ये दोनों 10 ओवर तक और खेल गए तो इस मैच को अपनी तरफ झुका देंगे। परंतु तभी भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगा। 33 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 188 रन हो चुका था और फिर वही घटना घट जाती है, जिसने जाग रही उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और 34वें ओवर में रोहित शर्मा टीम सऊदी पर प्रहार करने के प्रयास में विक्टोरी के हाथ में कैच थमा बैठे। रोहित शर्मा ने शानदार 44 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए सौरभ तिवारी और भारत को यहां से 96 गेंदों पर 128 रनों की जरूरत होती है, जो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यह कार्य एक तो मुश्किल है, साथ में यदि 5 विकेट गिर चुका हो तो कौन जीतने की उम्मीद कर सकता है। स्टेडियम से दर्शक अपनी कुर्सियां छोड़कर जाने लगे, परंतु यूसुफ पठान ने हार नहीं मानी और अकेले ही पहाड़ चढ़ने की ठान लिया और तेजी से भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी बरसात होने लगी। बरसात होने के बाद न्यूजीलैंड को लगा कि यह जीता हुआ मैच हम हार जाएंगे। यह बरसात रुक क्यों नहीं रही है, हमारी मेहनत पर लगता है बरसात पानी फेर देगी। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और बरसात रुक जाती है। बरसात रुकने के बाद लोगों को लगा मैच शुरू होगा,
पर ऐसा तूफान आया जिसने मैच ही खत्म कर दिया। क्योंकि बरसात रुकने के बाद जब पहली गेंद फेंकी गई तो यूसुफ पठान ने बहुत ही बेहतरीन लंबा छक्का मारकर अपना 50 पूरा किया। कहते हैं उस दौर में पठान के रडार में कोई भी गेंद आ जाए तो वो सीधे बाउंड्री के पार ही गिरती है। यहाँ से यूसुफ पठान बस बाउंड्री में डील करने लगे और लगातार चौको छक्कों की बरसात कर दी थी। और छक्के भी छोटे मोटे नहीं, बहुत ही लंबे लंबे, ऐसे ऐसे छक्के मानो स्टेडियम में पार कर जाएंगे। उसके बाद 39वें ओवर में काइल गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने खड़े खड़े इतनी लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर ही चली गई। इस छक्के के बाद पूरा स्टेडियम झूमने लगा। पूरा ड्रेसिंग रूम जश्न मना रहा था, परंतु पठान के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वहीं काइल तो बेचारा रोने पर मजबूर हो गया था। लेकिन अगले ओवर में टीम सऊदी ने इतनी बड़ी गलती कर दिया कि उसको इस मैच को हारने से कोई रोक नहीं सका। टीम सऊदी ने यूसुफ पठान के खिलाफ बहुत ही जोरदार अपील कर दिया और यह अपील किसी काम की नहीं थी, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला यह गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई बाहर जा रही थी। यानी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक बार फिर से वही नापाक इरादे को अपना रहे थे और उनके पास यही एकमात्र तरीका भी था। सऊदी के इस व्यवहार को देखकर यूसुफ पठान बहुत ही गुस्सा हुए और पठान को छेड़ना आग में घी डालने के बराबर होता है। ऐसे में मैच अब तेजी से आगे बढ़ता है और भारत को अब 48 गेंदों में 72 रनों की जरूरत होती है। यहाँ भी उनको लग रहा था कि यदि हम पठान को आउट कर लेंगे तो इस मैच को जीत लेंगे, परंतु आज पठान ने भी बता दिया था कि आज तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन तुम हमेशा मुंह की खाओगे। अब अगला ओवर काइल लेकर आता है, वही काइल जो पारी की शुरुआत में खूब ललकारा था। काइल को यूसुफ पठान ने इस ओवर में बहुत ही बेरहमी से पीटा, मानो पठान आज काइल का काल बन गए हूँ। काइल की पहली 5 गेंदों में 20 रन कूट दिया था। उसकी हर एक गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। काइल बेचारा हताश निराश परेशान हो चुका था, ना मारने की गुहार लगा रहा था। लेकिन पठान इसकी सारी अर्जी को खारिज कर रहे थे, क्योंकि पठान के पास एक ही रास्ता था। यदि 316 रनों का टारगेट पीछा करना था तो इसकी धुनाई करनी बेहद ही जरूरी थी। इस ओवर से पहले यूसुफ पठान अपने शतक से बहुत ही दूर थे, लेकिन इस ओवर के बाद यूसुफ पठान अपने शतक से मात्र 1 शॉट दूर होते हैं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि यूसुफ पठान ने अगले ही ओवर में लंबा छक्का मारकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। इतना विस्फोटक शतक बहुत ही लंबे समय बाद आया था। हर कोई खड़े होकर इस शतक की सराहना कर रहा था। यूसुफ पठान एक अकेला धुरंधर बीच मैदान में खड़े लड़ रहा था, या यूं कहे न्यूजीलैंड को पछाड़कर पीट रहा था। यूसुफ पठान की यह पारी आज भी दुनिया के लिए यादगार बनी हुई है, क्योंकि उस वक्त ऐसी पारियां कभी कभार ही देखने को मिलती थी, क्योंकि 6-7वें नंबर पर आकर कोई खिलाड़ी शतक लगाकर मैच को इस अंदाज से जिताए, लंबे समय बाद ऐसा शतक देखने को मिला था। इसीलिए हर कोई खड़े होकर इसकी सराहना कर रहा था। किसी की खुशी थमने की नाम नहीं ले रही थी। अब आपको मैं बताता हूँ कि यह पारी कितनी विस्फोटक, कितनी तेजी, कितनी खतरनाक तरीके से आई थी। देखो, 316 रनों का पीछा करते हुए भारत को अब 41 गेंदों में सिर्फ 45 रन ही बनाना था। उन गेंदबाजों का क्या हुआ होगा जो पहले ही अपनी जीत पक्की मान चुके थे। यूसुफ पठान जब क्रीज पर आए थे तब टीम लगभग मैच हार चुकी थी। बड़े से बड़ा खिलाड़ी अपना विकेट खोकर पवेलियन वापस जा चुका था। जब यूसुफ पठान आए तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस मैच को जीत सकता है, लेकिन पठान ने यह करके दिखा दिया था। यूसुफ पठान शतक लगाने के बाद कुछ ऐसा कर दिए जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया उनके आत्मविश्वास, उनके दिमाग का मुरीद हो गई। देखो, जब 41 गेंदों पे 45 रन बनाने थे तब यूसुफ पठान ने शॉट खेलना बंद कर दिया और पूरी तरह से सौरभ तिवारी के हाथ में छोड़ दिया। अब सौरभ तिवारी चौके पर चौके लगाए जा रहे थे और पठान दूसरी तरफ से खड़े होकर देख रहे थे। इसके पीछे यूसुफ पठान का बहुत ही बड़ा राज छुपा था। लगातार चौके लगाने की वजह से यह मैच पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गया। उसके बाद जब यूसुफ पठान क्रीज पर आए तो भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 2 रन बनाने थे, लेकिन पठान ने सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पर जाना बेहतर समझा। और फिर ये उनका जश्न देखिए, जब भारत को 41 गेंद पर 45 रन बनाना था तो यह मैच पूरी तरह से भारत जीत चुका था। लेकिन यदि यूसुफ पठान वहां आउट हो जाते तो न्यूजीलैंड को वापसी करने का बहुत ही बड़ा मौका मिल जाता। इसीलिए यूसुफ पठान खुद का विकेट बचाकर नॉन स्ट्राइक पर चले गए थे। यूसुफ पठान की इस यादगार पारी ने भारतीय टीम को इस मैच को जिता दिया। न्यूजीलैंड को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो इस मैच को हार चुके हैं। यूसुफ पठान ने केवल 96 गेंदों पर 123 रनों की मैच विनिंग नॉक खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। आज का दिन पठान के नाम हुआ, इसीलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसी लगी पठान की यह पारी? आप 10 में से कितने नंबर देंगे?
और आगे भी ऐसी दमदार और ऐतिहासिक पारियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।